जय हिंद। चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे चोलास के सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे चोलास के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चोलास के सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में। चोलास की सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी जो है वो कास्ट लाइंस पर डिवाइडेड हुआ करती थी। चोलास की सोसाइटी के अंदर कास्ट लाइंस पर डिवीजन देखने को मिलता था। इस सोसाइटी के अंदर जो अनटचेबल्स हुआ करते थे उनको परियार बुलाया जाता था, और ये जो परियार हुआ करते थे इनकी कंडीशन बेहद खराब हुआ करती थी। अनटचेबल्स को क्या बुलाया जाता था? अनटचेबल्स को परियार बुलाया जाता था, और ये जो परियार हुआ करते थे इनकी कंडीशन बेहद खराब हुआ करती थी। चोलास की सोसाइटी के अंदर फार्मिंग ग्रुप्स भी देखने को मिलते थे, और ये जो फार्मिंग ग्रुप्स हुआ करते थे इनको वेलालाज बुलाया जाता था। ये जो वेलालाज हुआ करते थे इनको शूद्र कंसिडर किया जाता था, लेकिन क्योंकि ये वेलालाज फार्मिंग ग्रुप्स हुआ करते थे, क्योंकि ये वेलालाज लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, तो इनके अगेंस्ट में उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो चोलास की सोसाइटी हुआ करती थी इसमें कास्ट लाइंस पर डिवीजन देखने को मिलता था। इस चोलास की सोसाइटी के अंदर जो अनटचेबल्स हुआ करते थे उनको परियार बुलाया जाता था, और ये जो परियार होते थे इनकी कंडीशन बेहद खराब होती थी। इस चोलास की सोसाइटी के अंदर फार्मिंग ग्रुप्स भी देखने को मिलते थे, और ये जो फार्मिंग ग्रुप्स देखने को मिलते थे इनको वेलालाज बुलाया जाता था। ये जो वेलालाज होते थे इनको शूद्र कंसीडर किया जाता था, लेकिन क्योंकि ये फार्मिंग ग्रुप्स हुआ करते थे, क्योंकि ये लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, तो इनके अगेंस्ट में उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता था। ये जो चोलास की सोसाइटी है इसमें एक और बड़ा यूनिक फीचर देखने को मिलता था। ये जो चोलास की सोसाइटी है इसमें कास्ट डाइकोटमी देखने को मिलती थी। एक तरफ सोसाइटी में कास्ट लाइंस पर डिवीजन देखने को मिलता था, और दूसरी तरफ ये जो कास्ट है इसमें दो ग्रुपिंग्स देखने को मिलती थी। कौन कौन सी दो ग्रुपिंग्स देखने को मिलती थी? एक देखने को मिलते थे इडांगई, और दूसरे देखने को मिलते थे वलांगई। इडांगई और वलांगई दो कास्ट ग्रुप्स देखने को मिलते थे। तमिल नेटिव लैंग्वेज में इडांगई ये जो टर्म है इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, और वलांगई ये जो टर्म है इसका मतलब होता है राइट हैंड। इसलिए ये जो इडांगई ग्रुपिंग है इसको लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुपिंग भी बुला दिया जाता है, और ये जो वलांगई है इसको राइट हैंड कास्ट ग्रुपिंग भी बुला दिया जाता है। ये जो इडांगई नाम की ग्रुपिंग हुआ करती थी इसमें मेनली आर्टिसंस देखने को मिलते थे, इसमें मेनली ट्रेडिंग ग्रुप्स देखने को मिलते थे। और ये जो वलांगई नाम की कास्ट ग्रुपिंग देखने को मिलती थी इसमें मेनली एग्रीकल्चरल ग्रुप्स देखने को मिलते थे। एक तरफ कास्ट लाइंस पे डिवीजन देखने को मिलता था, और दूसरी तरफ कास्ट डाइकोटमी, या फिर ये कहें कि कास्ट के अंदर दो ग्रुप्स देखने को मिलते थे। कौन कौन से दो ग्रुप्स देखने को मिलते थे? एक देखने को मिलता था इडांगई, और दूसरा देखने को मिलता था वलांगई। इडांगई के अंदर मेनली बात होती थी आर्टिसंस के बारे में और ट्रेडिंग ग्रुप्स के बारे में, और वलांगई के अंदर मेनली बात होती थी एग्रीकल्चरल ग्रुप्स के बारे में। और ये जो दो ग्रुप्स देखने को मिलते थे इन दोनों के बीच में भी ग्रेजुअली धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज होने लगेंगे। अगर बात करें विमेन की, तो ये जो चोला सोसाइटी है इसमें विमेन्स की जो पोजीशन है उसमें भी कोई इंप्रूवमेंट एज सच देखने को मिलेगा नहीं। ये जो सोसाइटी है इसमें सती देखने को मिलेगी, और ये जो चोलास की सोसाइटी है इसमें देवदासीज का जो सिस्टम है, टेम्पल्स के अंदर जो फीमेल्स डांस किया करती थी, वो जो देवदासीज का सिस्टम है वो भी इस पीरियड में इमर्ज होता हुआ दिखाई देगा। विमेंस की पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगी नहीं, इंप्रूव होगी नहीं, सती एग्जिस्ट करती रहेगी, और देवदासीज का जो सिस्टम है वो भी इमर्ज हो जाएगा। अगर बात करें रिलीजियस स्फीयर के अंदर, तो रिलीजियस स्फीयर के अंदर एक शिफ्ट देखने को मिलेगा। और शिफ्ट क्या देखने को मिलेगा? पहले गिफ्ट दिए जाते थे ब्राह्मण्स के लिए, लेकिन ये जो चोलास का टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड के दौरान जो गिफ्ट्स हैं वो टेम्पल्स को दिए जाएंगे। पहले जो भी चीज़ें दान में दी जाती थी, जो भी चीज़ें गिफ्ट के तौर पर दी जाती थी, वो आमतौर पे ब्राह्मण्स को दी जाती थी।
लेकिन इस चोला टाइम पीरियड के दौरान जो गिफ्ट्स हैं वो टेम्पल्स को दिए जाने लगेंगे, टेम्पल्स को डोनेशंस दिए जाने लगेंगे। और सिर्फ राजा ही नहीं, सिर्फ राजा के परिवार वाले ही नहीं, जो रिच मर्चेंट्स हुआ करते थे वो भी टेम्पल्स के लिए गिफ्ट्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। इस फेज के दौरान शैविज्म और वैष्णविज्म जो है वो खूब फ्लरिश करेंगे। ये जो चोलास की सोसाइटी है, ये जो चोलास की इकोनॉमी है, इसमें एग्रेरियन इकोनॉमी का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर के ऊपर खूब सारा फोकस देखने को मिलेगा। और ये जो एग्रेरियन इकोनॉमी में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ लैंड रिक्लेमेशन, बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ इरिगेशन, बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रेंज ऑफ क्रॉप्स। और ये जो चोलास का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान एग्रीकल्चर में अग्रहात का यूज देखने को मिलेगा। अग्रहात का मतलब पर्शियन व्हील का यूज देखने को मिलेगा। और ये जो पर्शियन व्हील है ये एग्रीकल्चर को इजी कर देगा। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से एग्रेरियन इकोनॉमी में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो ये जो टर्म है, इस टर्म को याद रखना। अग्रहात का मतलब क्या होता है? पर्शियन व्हील। इस फेज के दौरान क्राफ्ट टेक्निक्स में भी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और बहुत सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स जो हैं वो इमर्ज होंगे। फॉर एग्जांपल कांचीपुरम जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीविंग इंडस्ट्री का सेंटर हुआ करता था। कांचीपुरम यूज्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीविंग इंडस्ट्री सेंटर। इसके अलावा पलायरय, ये जो पलायरय है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था और चोलास की रेजिडेंशियल कैपिटल हुआ करती थी। चोलास की रेजिडेंशियल कैपिटल क्या हुआ करती थी? पलायरई हुआ करती थी। और इसी फेज के दौरान बहुत सारी ट्रेडिंग कास्ट में भी इमर्जेंस देखने को मिलेगा। कई सारी ट्रेडिंग कास्ट जो हैं उनमें भी इमर्जेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल इमर्जेंस देखने को मिलेगा गरवार्स का। ये जो गरवार्स हैं ये बेसिकली नदन मर्चेंट्स हुआ करते थे जो कि माइग्रेट करके साउथ साइड में जाएंगे, जो कि माइग्रेट करके साउथ इंडिया वाली साइड में जाएंगे। तो गरवार्स जो हैं वो बेसिकली नॉर्थ के मर्चेंट्स हुआ करते थे जो कि माइग्रेट करके साउथ में चले जाएंगे। इमर्जेंस देखने को मिलेगा गॉट्स का। ये जो गॉट्स हैं ये ओरिजिनली कल्टीवेटर्स हुआ करते थे लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेडिंग में भी एक्सपेंड करने लगेंगे। हेगडेज देखने को मिलेंगे। ये जो हेगडेज हैं ये इनिशियली रेवेन्यू ऑफिशियल्स हुआ करते थे। कायस्थ लोगों का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। ये जो कायस्थ हुआ करते थे ये स्क्रिप्ट्स हुआ करते थे। जो राजा महाराजा के लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, जो रॉयल डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, उनको लिखने का काम क्या करते थे? कायस्थ। और करंस देखने को मिलते थे। करंस बेसिकली ऑक्यूपेशनल ग्रुप हुआ करता था इन प्रोफेशनल स्क्रिप्ट्स का। ये जो स्क्रिप्ट्स हुआ करते थे, ये जो कायस्थ हुआ करते थे, इन्हीं के ऑक्यूपेशनल ग्रुप को क्या बुलाया जाता था? करन बुलाया जाता था। तो ये वो फेज है जब बहुत सारी ट्रेडिंग कास्ट का भी इमर्जेंस देखने को मिलेगा। देखो बेहद सिंपल तौर पे, मोटे मोटे तौर पे अगर चीजों के बारे में बात करें तो एक चीज क्या है कि ये जो चोला सोसाइटी है इसमें डिवीजन देखने को मिलता था कास्ट लाइंस पे। यहां पे जो अनटचेबल्स हुआ करते थे उनको परियार बुलाया जाता था और ये जो परियार्स हुआ करते थे इनकी कंडीशन बेहद खराब होती थी। इसी सोसाइटी के अंदर फार्मिंग ग्रुप्स भी देखने को मिलते थे जिनको वेलालाज बुलाया जाता था। अच्छा, कास्ट लाइंस पे तो डिवीजन देखने को मिलता ही था। इसके अलावा ये जो कास्ट हैं इनमें डाइकोटमी देखने को मिली। इनमें बेसिकली दो ग्रुप्स का इमर्जेंस देखने को मिला। एक ग्रुप को बुलाया गया इडांगई और दूसरे को बुलाया गया वलांगई। इडांगई के अंदर बेसिकली आर्टिसंस देखने को मिलते थे, ट्रेडिंग ग्रुप्स देखने को मिलते थे, और वलांगई के अंदर बेसिकली एग्रीकल्चरल ग्रुप्स देखने को मिलते थे। विमेंस की कंडीशन जो है वो इंप्रूव नहीं होगी, वो भी खराबी देखने को मिलेगी। ये वो टाइम फेज है जब सती जो है वो प्रिवलेंट हुआ करती थी। इस चोला सोसाइटी में सती देखने को मिलती थी और देवदासी का जो सिस्टम है इसमें इमर्जेंस देखने को मिलेगा। रिलीजियस स्फीयर में अगर बात करें तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिला। पहले जो भी गिफ्ट दिए जाते थे, जो भी डोनेशंस दिए जाते थे, वो आमतौर पर ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, लेकिन इस चोला टाइम पीरियड के दौरान जो गिफ्ट्स हैं वो टेम्पल्स को दिए जाएंगे। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। उसके कई सारे रीजंस रहे।
लैंड रिक्लेमेशन, जैसे इरिगेशन का स्प्रेड, जैसे एक्सपेंशन ऑफ रेंज ऑफ क्रॉप्स, जैसे अग्रहात का यूज, पर्शियन व्हील का यूज। क्राफ्ट टेक्निक्स में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इस फेज के दौरान कई सारी ट्रेडिंग कास्ट जो हैं उनका इमरजेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल गॉड्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा, गरवार्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा, हेगडेस का इमरजेंस देखने को मिलेगा, कायस्थ लोगों का इमरजेंस देखने को मिलेगा। इजी और सिंपल सी बात है। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, चोला सोसाइटी और इकोनॉमी की कहानी क्या रही वो होपफुली मोटा मोटा आपके दिमाग में रजिस्टर हुआ होगा। अब बात आती है चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। ये जो चोलास का रेन है, इस रेन के दौरान टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो अपने क्लाइमेक्स पे होगा, वो अपने पीक पे होगा। चोलास ने बड़े लंबे चौड़े टेम्पल्स बनवाए और टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर द्रविडियन स्टाइल का इमर्जेंस देखने को मिलेगा, या फिर ये कहें कि ये जो द्रविडियन स्टाइल है ये बेहद प्रोमिनेंट हो जाएगी, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगी चोलास के टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर। और ये जो द्रविडियन स्टाइल है इसमें मेनली क्या होता है, इसमें मेनली देखने को मिला कि जो चीफ डीटी रूम हुआ करता था, बेसिकली जहां पे भगवान की मूर्ति को रखा जाता है, जो चीफ डीटी रूम हुआ करता था जिसको गर्वागृह बुलाया जाता है, इस गर्वागृह के ऊपर मल्टी स्टोरीज देखने को मिलती थी। फिर इस गर्वागृह के सामने एक पिलर्ड हॉल मंडप देखने को मिलता था। ये जो मंडप होता था ये बेसिकली ऑडियंस हॉल होता था, ये बेसिकली भक्तों के लिए हॉल होता था। और ये जो मंडप होता था इसके ऊपर फ्लैट रूफ देखने को मिलती थी और कर्व्ड पिलर्स देखने को मिलते थे। और मंडप के अलावा जो गेट्स हुआ करते थे वो बड़े ही लॉफ्टी हुआ करते थे, वो बड़े ही लंबे चौड़े इलेबोरेट हुआ करते थे। और ये जो गेट्स हुआ करते थे इनको गोपुराम्स बुलाया जाता था। देखो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एग्जैक्टली क्या है, इन डिटेल क्या है, उसके बारे में हमने बहुत ढंग से बात की है आर्ट एंड कल्चर वाले सेशंस में। अगर आपने वो सेशंस देखे हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाओ और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आप डिटेल में देख सकते हो। मोटा मोटा अगर बात करें तो गर्वागृह देखने को मिलता था। ये जो गर्वागृह होता था इसके ऊपर मल्टी स्टोरीज देखने को मिलती थी, एक मंडप देखने को मिलता था, ऑडियंस हॉल देखने को मिलता था, और जो गेट होते थे वो बड़े लंबे चौड़े इलेबोरेट हुआ करते थे जिनको गोपुराम्स बुलाया जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल को बनवाया गया, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल को बनवाया गया। फिर तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल को बनवाया गया। ये जो तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल है इसको किस राजा ने बनवाया है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फिर गंगाईकोंडा चोलापुरम में एक भगवान शिव का टेम्पल भी बनवाया गया था। तो इस फेज के दौरान सिग्निफिकेंट कामकाज किया गया टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर, और टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर द्रविडियन स्टाइल को फॉलो किया गया। अच्छा, चोलास के डिक्लाइन के बाद भी इस रीजन में जो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहेगी अंडर चालुक्यास ऑफ कल्याणी एंड अंडर होयसाल्स। ये जो चालुक्यास हैं ये टेम्पल आर्किटेक्चर में अपना एक नया स्टाइल लेकर आएंगे जिसको चालुक्यन स्टाइल बुलाया जाता है, या फिर जिसको वेसर स्टाइल बुलाया जाता है। ये जो वेसर स्टाइल है इसमें नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल दोनों का मिक्स देखने को मिलता है। ये जो वेसर स्टाइल है इसके बारे में भी इन डिटेल हमने बात की है अपने आर्ट एंड कल्चर वाले सेशंस में। और ये जो वेसर स्टाइल है इसको फॉलो करते हुए बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं वो इन चालुक्यास ने बनवाए। जैसे पट्टादकल जो कि बादामी कर्नाटका में एक जगह है, वहां पे बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं जो कि इस वेसर स्टाइल को फॉलो करते हैं। ये जो चोलास का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान
स्कल्पचर का जो आर्ट है उसमें भी हाई स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे। और स्कल्पचर की अगर बात हो रही है तो एक बड़ा ही फेमस स्टैच्यू बनवाया गया है गोमतेश्वर का। गोमतेश्वर का ये जो स्टैच्यू है ये अपने आप में बेहद प्रोमिनेंट है। इसके अलावा नटराज की इमेज, ये बेसिकली ब्रॉन्ज डांसिंग फिगर है भगवान शिव की। तो नटराज का स्कल्पचर बनवाया गया है, गोमतेश्वर का स्टैच्यू बनवाया गया है। बेसिकली इस फेज के दौरान ये जो स्कल्पचर का आर्ट है ये बेहद हाई स्टैंडर्ड्स को अटेन करेगा। इस फेज के दौरान लिटरेचर की भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जो चोलास का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के दौरान जो अलवार्स हैं और जो नयानार्स हैं वो तमिल खम वाले रीजन में, वो एंशिएंट तमिल वाले रीजन में फ्लरिश करेंगे। अलवार्स क्या होते हैं, नयानार्स क्या होते हैं, होपफुली ये आपको ऑलरेडी पता होगा। और ये जो अलवार्स हैं, ये जो नयानार्स हैं, ये बहुत सारे राइटिंग्स को लिखेंगे, बहुत सारे पोएम्स को लिखेंगे और इनका जो कामकाज है उसको कंपाइल किया गया है, उसको कलेक्ट किया गया है 11 वॉल्यूम्स में। और ये जो 11 वॉल्यूम्स हैं इनको तिरुमुराइज बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? तिरुमुराइज बुलाया जाता है। और ये जो तिरुमुराइज हैं इनको फिफ्थ वेद भी कंसीडर किया जाता है। ये जो तिरुमुराइज हैं इनको फिफ्थ वेद भी कंसीडर किया जाता है। तो अलवार्स और नयानार्स जो हैं वो इस चोला टाइम पीरियड के दौरान बड़ा ही सिग्निफिकेंट कामकाज करेंगे। एक नाम हमने ऑलरेडी सुना हुआ है, खम्मन ने रामायण को लिखा। तमिल में रामायण को किसने लिखा? खम्मन ने लिखा। और इसी फेज के दौरान पेरियार पुराण को लिखा गया। पेरियार पुराण को शेखिलर ने लिखा। खम्मन की ये रामायण और शेखिलर का ये पेरियार पुराण, दीज आर द टू क्लासिकल जेम्स ऑफ दिस फेज। इसी टाइम पीरियड के दौरान शिवाका चिंतामणि को लिखा गया। शिवाका चिंतामणि को भी इसी फेज के दौरान लिखा गया। इसी फेज के दौरान 3 चोला किंग्स की लाइफ को डिपिक्ट करते हुए एक टेक्स्ट लिखा गया जिसको बुलाया जाता है मूव रूल। मूव रूल ये जो टेक्स्ट है ये डिपिक्ट करता है 3 चोला किंग्स की लाइफ को। तो इस फेज के दौरान लिटरेचर के अंदर सिग्निफिकेंट कामकाज किया गया। इसी फेज के दौरान कन्नड़ पोइट्री के अंदर जो एक फेमस ट्रिनिटी देखने को मिलती है, एक देखने को मिलते हैं पंपा, एक देखने को मिलते हैं पोन्ना और एक देखने को मिलते हैं राणा। ये जो पंपा, पोन्ना और राणा हैं वो इसी फेज के दौरान एग्जिस्ट किया करते थे। इसी टाइम पीरियड के दौरान नान्या ने महाभारत के तेलुगु वर्जन को लिखने की शुरुआत करी। हालांकि महाभारत का ये जो तेलुगु वर्जन है इसको कंप्लीट कौन करेंगे? इसको कंप्लीट करेंगे तिकाना। तिकाना 13th सेंचुरी में ये जो महाभारत का तेलुगु वर्जन है इसको कंप्लीट करेंगे। और इस फेज के दौरान सिर्फ कन्नड़ लिटरेचर के ऊपर काम नहीं हो रहा था, सिर्फ तेलुगु लिटरेचर के ऊपर काम नहीं हो रहा था। इस फेज के दौरान सिग्निफिकेंट कामकाज किया गया संस्कृत लिटरेचर के ऊपर। कई सारे इंपॉर्टेंट संस्कृत वर्क जो हैं वो इसी पीरियड को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कथा सरित सागर है। ये जो कथा सरित सागर है इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। ये जो कथा सरित सागर है ये बिलोंग करता है इसी टाइम पीरियड को। राज तरंगिनी है, राज तरंगिनी को कल्हान ने लिखा। जो कश्मीर के रूलर्स हैं उनके बारे में इन डिटेल बात की गई है राज तरंगिनी के अंदर। ये जो राज तरंगिनी है इसको कल्हान ने लिखा और इसी टाइम पीरियड के दौरान लिखा। गीता गोविंद, गीता गोविंद को किसने लिखा? जयदेव ने लिखा। जयदेव ने बंगाल के अंदर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पाल किंग्स गीता गोविंद को लिखा। तो इसी टाइम पीरियड के दौरान ये जो इंपॉर्टेंट संस्कृत वर्क्स हैं ये भी देखने को मिलते हैं। जैसे कथा सरित सागर देखने को मिलता है, जैसे राज तरंगिनी देखने को मिलता है, जैसे गीता गोविंद देखने को मिलता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। एक तो आपको याद रखना है कि ये जो चोला टाइम पीरियड है इसके दौरान टेम्पल आर्किटेक्चर में एक सिग्निफिकेंट कामकाज किया गया। और टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर जो द्रविडियन स्टाइल है वो अपने आप में बेहद प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगी। चोलास के डिक्लाइन के बाद भी ये जो कल्याणी के चालुक्यास देखने को मिलते हैं, ये जो होयसाल्स देखने को मिलते हैं, ये टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट ये जो कल्याणी के चालुक्यास हैं ये टेम्पल बिल्डिंग में एक अपना यूनिक स्टाइल लेकर आएंगे जिसको चालुक्यन स्टाइल या वेसर स्टाइल बुलाया जाता है। स्कल्पचर के अंदर भी सिग्निफिकेंट कामकाज देखने को मिलेगा और लिटरेचर भी बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगी। इजी और सिंपल सी बातचीत है।
फिर बात आती है कॉन्टेक्ट्स विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ में कॉन्टेक्ट्स की कहानी क्या रही? देखो, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में जो इंडियन कॉन्टेक्ट्स हैं वो डेट बैक करते हैं 5th सेंचुरी बीसी को। 5th सेंचुरी बीसी से ही साउथ इंडिया ईस्ट एशिया के साथ में हमारे कॉन्टेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है बुद्धिस्ट जातका स्टोरीज से। ये जो जातका स्टोरीज हैं ये बात करती हैं कि जो इंडियंस हैं वो स्वर्ण द्वीप को विजिट किया करते थे। स्वर्ण द्वीप बेसिकली आज का जो जावा वाला रीजन है उसको इंडियंस विजिट किया करते थे। तो एक सिंपल सी चीज क्या है कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ में हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो डेट बैक करते हैं 5th सेंचुरी बीसी को। इनफैक्ट जो रीसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं उनका ये कहना है कि थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ में हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो डेट बैक करते हैं 1st सेंचुरी बीसी को। मतलब साउथ ईस्ट एशिया के साथ में हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो बेहद पुराने हैं। चाइनीज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो पहला किंगडम स्टैब्लिश किया गया वो स्टैब्लिश किया गया फुनान में। कंबोडिया के फुनान में पहला किंगडम स्टैब्लिश किया गया इन साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया में पहला किंगडम स्टैब्लिश किया गया इसको 4th सेंचुरी सी में एक ब्राह्मण ने स्टैब्लिश किया था। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था कौंडिन्य। ये जो कौंडिन्य है ये इंडिया से आए और इन्होंने फुनान कंबोडिया के अंदर साउथ ईस्ट एशिया का पहला किंगडम स्टैब्लिश किया। तो एक मोटी मोटी बात यह है कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ में हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो बेहद पुराने हैं। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के साथ में ये जो इंडियन कॉन्टेक्ट्स हैं ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होंगे इन द 5th सेंचुरी सीई। साउथ ईस्ट एशिया के साथ में जो इंडियन कॉन्टेक्ट्स हैं वो 5th सेंचुरी बीसी से देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होंगे फ्रॉम 5th सेंचुरी सी। और ये हमें कहां से पता चलता है? ये हमें पता चलता है उस दौर के संस्कृत इंस्क्रिप्शन से। और साउथ ईस्ट एशिया के साथ में ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं ये अपने पीक पे होंगे, ये अपने टॉप पे होंगे लगभग 800 सी से लेके 1300 सी के बीच में। और इस फेज के दौरान जो इंडियन ट्रेड है वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ में और चाइना के साथ में सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा। होगा क्या? वेस्टर्न एरियाज के साथ में खासकर रोमन एम्पायर के साथ में हमारा जो ट्रेड देखने को मिलता था वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन क्यों हो जाएगा? बिकॉज रोमन एम्पायर खत्म हो जाएगा। और जब रोमन एम्पायर खत्म हो जाएगा तो वेस्टर्न एरियाज के साथ में हमारा जो ट्रेड है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो जाएगा। और इंडियन ट्रेड का जो फोकस है वो शिफ्ट होगा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ और चाइना की तरफ। यही आगे लिखा हुआ है कि रोमन एम्पायर का जैसे ही डिक्लाइन होगा वैसे ही इंडियन ओशन के अंदर चाइना जो है वो मेन सेंटर बन जाएगा ट्रेड करने के लिए। और इंडियन ट्रेड जो है वो चाइना के साथ में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। चाइना के अंदर इस दौर के दौरान जो मेन सीपोर्ट देखने को मिलता है उसको कैंटन बुलाया जाता है या उसको कन्फू बुलाया जाता है। कन्फू यूज्ड टू बी द मेन सीपोर्ट ऑफ चाइना। इनफैक्ट जो जापानीज रिकॉर्ड हैं, जो जापानीज रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि इस फेज के दौरान इंडियंस का प्रेजेंस देखने को मिलता था चाइनीज सीज के अंदर। और ये जो जापानीज रिकॉर्ड्स हैं ये भी बताते हैं कि जापान के अंदर जो कॉटन है उसको 2 इंडियंस ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सारी जानकारी हमें जापानीज रिकॉर्ड से मिलती है। और इसी फेज के दौरान आप खुद ही समझ सकते हो कि जब इतना सारा ट्रेड देखने को मिलेगा, इतना सारा बातचीत देखने को मिलेगी, तो जो लोकल और इंडियन कल्चर है, जो लोकल और इंडियन रिलीजन है, उसकी भी इंटरमिंगलिंग देखने को मिलेगी। इनफैक्ट संस्कृत जो है उसको लैंग्वेज ऑफ कोर्ट और लैंग्वेज ऑफ रिलीजन के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता था इन साउथ ईस्ट एशिया। बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जैसे गुणाभद्र हैं, जैसे धर्मदेव हैं, जैसे धर्मगुप्त हैं, ये इंडिया से चाइना जाएंगे तो खूब सारा कल्चर का और खूब सारे रिलीजन का फ्यूजन देखने को मिलेगा। और बुद्धिज्म के साथ साथ
साउथ ईस्ट एशिया में हिंदू गॉड्स जैसे भगवान विष्णु, जैसे भगवान शिव, इनको खूब वर्शिप किया जाएगा। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो कल्चर है, जो रिलीजन है, उसका फ्यूजन देखने को मिल रहा था, उसका इंटरमिंगलिंग देखने को मिल रहा था। एक बड़े फेमस टेम्पल्स हैं अंगोरवत टेम्पल्स। ये जो अंगोरवत टेम्पल्स हैं इनको 12th सेंचुरी में बनवाया गया और ये डेडिकेटेड हैं भगवान विष्णु को। ये जो अंगोरवत टेम्पल्स हैं इनको किसने बनवाया? इनको सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया। सूर्यवर्मन सेकंड जो कि खम्बोज के राजा हुआ करते थे, जो कि कंबोडिया के राजा हुआ करते थे। इनफैक्ट 6th सेंचुरी में बाली जो है वो हिंदू डायनेस्टीज के रूल के अंडर होगा। तो एक सिग्निफिकेंट फ्यूजन देखने को मिला कल्चर और रिलीजन का इस फेज के दौरान। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम खत्म कर रहे हैं। होपफुली इस चैप्टर की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं फिर कहूँगा शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, बिकॉज अभी पढ़ते पढ़ते शायद आपको ऐसा लगे कि सारी चीज़ें रजिस्टर हो रही हैं दिमाग में, लेकिन अगर इनफ रिवीजन नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें भूल जाओगे आप। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक बार की मेहनत है, उस मेहनत को करो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।